Hello, my dear students. Welcome to Nexus classes, beta. And I'm your biology mentor. Hope आप सभी अच्छे होंगे बेटा. So now आज हमने आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन उसका डिस्कशन शुरू करना है. और आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम उसकी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे. मीन्स इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. ठीक है. सो दिस वीडियो विल जस्ट कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई मस्ट से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and we will learn how to solve the problems of this chapter and how to solve the questions also. So let us begin. First of all, heredity and evolution. सबसे पहले हम इसका टॉपिक ही हेरिडिटी शुरू करेंगे. So without any delay, let us first begin with the definition of heredity. Heredity जो है, it is the process of transmission of characters from one generation to another is known as heredity. ठीक है. जैसे मान लीजिए ये ग्रैंडफादर है सपोज. ठीक है. और दिस इज़ ग्रैंडफादर और इनकी शादी हुई ग्रैंडमदर के साथ. मैं इनके हेयर्स बना देती हूँ. जब इनकी शादी हुई ग्रैंडमदर तो बने आपके फादर. ठीक है. अब आपके पापा बने. अब फादर में कुछ एक करेक्टर जो हैं कुछ एक करेक्टर्स आए होंगे मदर से. जो मदर से करेक्टर आएंगे उनको बोलेंगे मैटरनल करेक्टर्स. मैटरनल, मदर के लिए हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं मदर, मैटरनल. ठीक है. और कुछ एक करेक्टर जो हैं वो फादर से आएंगे, है ना. फादर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे पैटर्नल. अब ये करेक्टर्स हैं सारे हूबहू कैरेक्टर एक ही पेरेंट के नहीं आते. कई बार हम अपने दादाजी के साथ कुछ मिलते हैं, कई बार हम अपने नानू के साथ कुछ मिलते हैं. क्यों? क्योंकि उनके करेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं हमारे अंदर थ्रू आवर पेरेंट्स. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस. दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस भी इसी को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. सो इट वॉज जस्ट बेसिक टर्म. आगे चलते हैं बेटा. नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक्स? यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड ये जेनेटिक्स क्या है. जेनेटिक्स मतलब हमने इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को स्टडी करना, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऑफ कोर्स विच इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स. ये जीन्स क्या होते हैं प्रॉबेबली आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगा. ठीक है. उसमें हम कुछ एक टर्म्स पढ़ेंगे. द वर्ड विल गेट क्लियर टू यू. जेनेटिक वेरिएशंस, वेरिएशन तो अभी समझ आ जाएगा. एंड हेरिडिटी इन एन ऑर्गेनिज्म. इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स. ठीक है. अब बेटे ये जो टर्म जेनेटिक्स थी इट वाज गिवन बाय विलियम बैटसन, इसलिए मैंने लिखा डब्ल्यू बैटसन. और वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ही इज़ जॉर्ज जॉन मेंडल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये चैप्टर ही ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है, इन्हीं के काम के ऊपर बेस्ड है. हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेटा व्हाट इज दिस वेरिएशंस. वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं वैसे आपसे बात करूं तो आपको एक वर्ड याद होगा. वर्ड करता है वेरी, तो वेरी से हमने बना दिया वेरिएशंस. ठीक है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अब मैं इसको रब कर देती हूँ. नाउ इसमें मतलब क्या है इस चीज़ का, वेरिएशंस का मतलब क्या है? वेरिएशंस जनरली इज कॉल्ड एज डिफरेंसेस. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंसेस. अब डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मान लीजिए कोई बच्चा है. ठीक है. ना वो हूबहू अपने मम्मा जैसा दिखेगा, ना वो हूबहू अपने पापा जैसा दिखेगा, पर करेक्टर्स तो दोनों के ही आ रहे हैं ना. या तो बच्चे को बिल्कुल मम्मा के जैसा दिखना चाहिए या बिल्कुल पापा के जैसा या बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा. बट ऐसा कभी भी नहीं होता. इसलिए बिकॉज हमें बेटा वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं. डिफरेंसेस कैसे आते हैं वो हम थोड़ी देर में समझते हैं. बट एक ही फैमिली में अगर हम 4 जाने हैं, मामा पापा बहन भाई हैं, 6 जाने हैं या ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं साथ में रह रहे, तो 6 के 6 जन जो हैं घर में रहने वाले सभी का फेस रिजेम्बलेंस अलग होगा.
दो यू कैन से दैट दे बिलोंग टू वन फैमिली, वो हम बता सकते हैं कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट यू कांट से कि दे आर जस्ट अलाइक ईच अदर, एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस होती हैं, दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। ठीक है, अब वेरिएशंस होती कैसे हैं बेटे, वेरिएशंस होती हैं स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट, वेरिएशंस होती हैं जनरली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में आपने दो वर्ड समझे होंगे, एक वर्ड समझा होगा माइटोसिस, एक होगा मियोसिस, ठीक है। इस मियोसिस में थोड़ा सा बस आपको बता रही हूँ, इन दिस मियोसिस प्रोसेस क्या होता है, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता रही हूँ, 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से, ये एक सेल था, इससे 4 सेल्स बन गए, ये हुई मियोसिस। मियोसिस होती है जनरली बेटा जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स का मतलब होता है या तो हम बात करेंगे स्पर्म की, या हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग की, उनमें होती है मियोसिस, जिसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। जनरली जो हमारी बॉडी का सेल होता है वो होता है डिप्लॉयड, 2n डिप्लॉयड। अब ये जो 4 सेल बनेंगे, ये चारों के चारों बनेंगे हैप्लॉयड। जब ये मियोसिस होती है, तब मियोसिस के ड्यूरिंग देयर इज अ स्टेप, समझा रही हूँ मैं आपको, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग, लेट मी राइट इट नाइसली, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दिस लीड्स टू, दिस कॉजेज वेरिएशंस। और ये मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, नॉट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप दिस वर्ड इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है बेटे, मान लीजिए जैसे एक बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है, ये रहा सपोज, या मैं अमीबा बना देती, अमीबा लिख देती हूँ बैक्टीरिया की जगह, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में अच्छा हो जाएगा। इट्स अमीबा, ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गई। जब इसने डिवाइड करना है, ठीक है, इसने सिंपली फिजन शो करनी है, तब क्या हो जाना, एक से 2 डॉटर सेल्स बन जाने, ये बन के 2 डॉटर सेल्स। ये था पेरेंट और ये है डॉटर्स, बच्चे जो है। अब ये शो कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, मीन्स देयर इज नो मेल नो फीमेल, ये बस एक पेरेंट है, ना हमें पता ये लड़का है ना हमें पता लड़की है, नो सेक्स इज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो दोनों बच्चे बने बेटे, दे विल बी 110% सिमिलर टू द पेरेंट्स, ये बिल्कुल होंगे सिमिलर टू द पेरेंट, and that is why they are also known as clones. They are known as clones when जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट जैसे दिखें, मतलब हमें देख के पता ना चले कि ये बच्चा कौन सा है, पेरेंट कौन सा है, उसको बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, जो वैसे बता रही हूँ आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेरिएशंस बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती हैं, बट दे आर वेरी लेस। कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, तो सडनली देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर, तो क्या होगा, मान लीजिए अगर 100 बैक्टीरिया उसके अंदर रह रहे हैं, तो 100 में से देयर इज अ चांस कि 95 या 90 जो हैं बैक्टीरियाज वो मर जाएंगे, 5% उसमें सर्वाइव कर जाएंगे चेंज्ड टेम्परेचर में। क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडेप्ट कर लिया है। समझ आई बात। बट हम जो हैं पढ़ते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम से कम होती हैं, वेरी लेस, बिकॉज उसमें जो बच्चे होते हैं दे आर द क्लोन्स, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस विद दैट। ओके, होप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, जो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, है ना। अब इन दोनों के जो जर्म सेल्स होंगे उनमें होगी मियोसिस
मियोसिस के बाद जो मेल होगा वो बनाएगा स्पर्म, फीमेल जो है वो बनाएगी एग, इन दोनों की फ्यूजन होगी, फ्यूजन या वर्ड लिख देती हूँ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा बेटा जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट डेवलप करेगा इनटू चाइल्ड, ये होती है। अब बेटे इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गई मियोसिस, मियोसिस होगी एंड यू नो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, मियोसिस लीड्स टू वेरिएशंस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा चांसेस है वेरिएशंस होने के, इसलिए हम बेटा ज़्यादा अलग दिखते हैं अपने माँ बाप से, हम उनको 100% रिजेंबल नहीं करते, ठीक है। इवन ट्विन्स जो, चलो वो छोड़िए, बस इतना आपको समझ आया, बिकॉज इफ़ वी गेट इन टू द ट्विन्स यू विल बी गेटिंग इट टू मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटे। जो वेरिएशंस होती हैं इनकी एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कुछ नहीं लिखूँगी। मान लीजिए ये जनरेशन 1 है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एक वेरिएशंस आई रिलेटेड टू टेम्परेचर, कुछ एक, ज़्यादा नहीं, कुछ एक। अब इनकी जो जनरेशन 2 होगी उनमें और ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी, मोर वेरिएशंस, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती जाएगी, ठीक है। वेरिएशंस क्यों आती है? बिकॉज देखिए वेरिएशंस कैन बी एनवायरमेंटल चेंज, वेरिएशंस जो होता है दिस कैन बी टू कूप एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। अब जनरेशन 2 में थोड़ी और ज़्यादा आई, ठीक है, जनरेशन 3 में और ज़्यादा वेरिएशंस आ गई, जनरेशन 4 में और ज़्यादा वेरिएशन आई, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास जनरेशन आई 5 बेटा, ठीक है, वो होगी मोस्ट एडवांस्ड, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आई है। धीरे धीरे वेरिएशन जो होती हैं एक्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है इनटू एन ऑर्गेनिज्म, और फिर एट लास्ट मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। आपकी एनसीईआरटी बुक में बैक्टीरिया की एग्जांपल दी है, जो मैंने अभी बताया ना, टेम्परेचर के साथ चेंज होता गया, बैक्टीरिया ने कूप किया चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ, स्ट्रेस को मतलब कूप करना शुरू किया विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेरिएशंस। चलिए, हाँ जी, अब आगे एक वर्ड है बेटा इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेंस मतलब हुआ जो ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू अनदर टू अनदर, ये हो गया इनहेरिटेंस। अब एक्चुअली में जो इनहेरिटेंस हो रही है वो हो क्या रहा है, हम में पास क्या हो रहा है बेटे, हम में जो पास हो रहे हैं दैट इज द कैरेक्टर्स, ठीक है। जो हमारे अंदर इनहेरिटेंस हो रही है बेटे वो हो रही है कैरेक्टर्स की, समझ आया? इसीलिए हम इनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स यू कैन से दैट इट इज़ अ कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर ही कह सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से पास होते हैं। कई बार घर पे बात करके कहते हैं ना, भाई इसकी आंखें अपनी मम्मा जैसे दिखती हैं, इसके बाल इसके पापा जैसे दिखते हैं, इसकी हाइट अपने ग्रैंड पापा पे गई है या ग्रैंड मदर पे गई है। ये सारी हम जनरली बातें करते हैं, तो इसका मतलब हम में क्या पास हो रहा है, कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं। तो कुछ एक कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ईयर लोब्स, ठीक है, इसका करेक्टर होता है। अभी ना हम नेक्स्ट फोटो में देखेंगे कैसे करेक्टर्स होते हैं। आई कलर वो भी पेरेंट से मिलता है हमें, शेप ऑफ नोज, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, यू नो देयर आर ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ये भी सब कुछ कहाँ से पास होता है हमें, पेरेंट्स में पास होता है, पेरेंट्स से पास होता है। एक चीज़ और होती है बेटे, अभी मैं बता देती हूँ, वैसे सेकेंड लेक्चर में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या प्रिंसिपल होगा किसी चीज़ का पास करने का। देखिए हर चीज़ का पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब अगर फादर है, लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन की बात कर रही हूँ, तो मान लीजिए ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, ये बेटा फादर का साइन होता है और ये मदर का साइन होता है। इन दोनों की शादी हुई, इन्होंने प्रोड्यूस किया स्पर्म और इन्होंने प्रोड्यूस किया एग, इन दोनों की प्रोडक्शन में हुई मियोसिस, ठीक है। वैसे तो ये जो इंडिविजुअल थे, यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे ये दोनों क्या थे, डिप्लॉयड थे, बट इनमें जो गैमेट्स बने वो बने हैप्लॉयड। मतलब टोटल ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम,
ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स मैं लिख देती हूँ। जो हैप्लॉइड के बाद मतलब मियोसिस के बाद क्रोमोसोम आए एक स्पर्म एक एग में, वो बने 23 क्रोमोसोम, हाफ हो गए। समझ आया? अब स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम है और एग में भी 23 क्रोमोसोम है, और ये 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर, कंट्रास्टिंग पेयर्स के। जैसे इसमें एक करेक्टर आ गया, मान लीजिए हाइट का आ गया, नोज शेप का आ गया, हेयर्स का आ गया, ईयर लोब्स का आ गया, वो भी इधर भी होंगे, मम्मा के पास भी सेम होंगे। ठीक है, अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होनी है, अब रिजल्ट क्या आना है? फर्टिलाइजेशन। अब जब इसकी बेटा फर्टिलाइजेशन होनी है तो ये 23 + 23 होके एक सेल बन जाना है, जिसको हमने कहना है जाइगोट। इसको हमने कहना है बेटा जाइगोट। और इसमें क्रोमोसोम 23 + 23, वापस से कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। इतना समझ में आया? अब हमारी बॉडी इन 23 में से चूज कौन सा करती है कि हम मामा पे जाएंगे या पापा पे जाएंगे? क्योंकि बेटे हम में जो करेक्टर्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं। या तो वो करेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, करेक्टर्स हो सकते हैं, या एक होगा डोमिनेंट, डोमिनेंट वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और एक होगा रिसेसिव, रिसेसिव वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट कौन सी सिचुएशन में करेगा वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब ये भी एक्सप्रेस कर सकता है, बट उस एक्सप्रेशन के लिए एक सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं लिख देती हूँ, चलो, सिचुएशन प्रेजेंट दैट कि होमोजाइगस जो ये रिसेसिव ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में होमोजाइगस क्या होता है। और ये जो डोमिनेंट होता है ये होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है, बट हेट्रोजाइगस में भी करेगा, हेट्रोजाइगस में भी करेगा। ये हम समझेंगे कैसे, ठीक है। चलिए, ये बेटे कुछ एक मैंने कैरेक्टर्स यहाँ पे बनाए हैं, लेट अस सी। इधर देखिए, ये डोमिनेंट जीन्स है, लेट मी यूज अ डार्क मार्कर। ये है डोमिनेंट जीन्स। डोमिनेंट मीन्स जो अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। रिसेसिव वो जो एक्सप्रेशन तो करेंगे बट इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ओके, सबसे पहले है बेटा क्लेफ्ट चिन। ये देख रहे हैं आप चिन में, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के अंदर ये कैरेक्टर है तो बच्चे के अंदर वो आएगा ही आएगा, ठीक है। नो क्लेफ्ट, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा दिस विडोज पीक। विडोज पीक यहाँ पर हमारे बालों की बनती है, ये वाली, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर विडोज पीक कितनी प्रोमिनेंट है। अभी मैं ये रेज कर देती हूँ, यू कैन सी दिस इज सो प्रोमिनेंट। और यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल तीखी है, और ये इतनी तीखी नहीं है, ठीक है। तो इसको विडोज पीक बोलते हैं। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं। अपना शीशे में जाके देखिए, ऐसे बाल कीजिए, आपकी बन रही है विडोज पीक के, नहीं बन रही, ठीक है। और नो विडोज पीक कौन सा है? रिसेसिव जीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिम्पल्स की। अगर तो डिम्पल्स बन रहे हैं तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अगर नहीं बन रहे वो रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब दोनों में से किसी अगर पापा के डिम्पल्स हैं, पापा के डिम्पल्स पड़ रहे हैं तो बच्चे के भी पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट हेयर की बात करें, ब्लैक और ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर द ब्लॉन्ड हेयर्स। नेक्स्ट इज फ्रिकल्स। बेटे फ्रिकल्स होते हैं जिनके यहाँ पर छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिकल्स। फ्रिकल्स अगर हैं एक पेरेंट के तो वो डोमिनेंट है, नहीं है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ब्राउन आईज जो है, ब्राउन जो डोमिनेंट है, ग्रे या ब्लू आईज क्या है? रिसेसिव जीन्स है। नेक्स्ट इज ईयर लोब्स। बेटे दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। ये देखिए, ये वाले जो ईयर लोब्स हैं ये फ्री ईयर लोब्स हैं, यहाँ पर देखिए स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ईयर लोब्स बिल्कुल फ्यूज्ड हैं, कोई स्पेस नहीं है। तो जो फ्री ईयर लोब्स है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के क्या है? फ्री ईयर लोब्स होते हैं, और कईयों के फ्यूज्ड होते हैं। आप अपने घर में कंपैरिजन खुद करके देख सकते हैं कि किसके फ्यूज्ड है और किसके फ्री ईयर लोब्स हैं। तो ये रहे बेसिकली कैरेक्टर्स, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस। इसमें से ये विडोज पीक इंपॉर्टेंट है, हेयर्स, देन आईज एंड द ईयर लोब्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। आई होप आपके थोड़े से बेसिक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के काम के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।